बनाने के लिए उन ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही होती हैं या वो सर्टिफाइड होती हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशंस कमिटमेंट शो करती हैं कि उनकी क्वालिटी और उनकी जो सस्टेनेबिलिटी है बिजनेस में वो सस्टेन करेगी लॉन्गर टर्म्स के लिए, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो इसलिए उनकी क्वालिटी और उनके जो बिजनेस है वो ज्यादा सस्टेनेबल है लॉन्गर टर्म के लिए, एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के लिए एक्टिव होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट करती हैं आईएसओ का सिस्टम। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि एवोल्यूशन कैसे हुई आईएसओ का सिस्टम है वो, कोई इसमें चेंजेस आई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आईएसओ का सिस्टम डेवलप हुआ वो 1992 में ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया, और इसका जो नाम था वो था BS 773। पहले इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड जो है वो इस्टेब्लिश किया ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन ने। ये जो 1992 में BS 750 है ये। इसके बाद सितंबर 1996 में आईएसओ ने अपना स्टैंडर्ड जो है 14001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो फाइनलाइज किया, और इसमें स्पेसिफिकेशंस थी विद गाइडेंस फॉर यूज, यानी उन्होंने बताया कि क्या स्पेसिफिकेशंस हैं आईएसओ के सिस्टम, आईएसओ का इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करने की, और कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो गाइडेंस भी उन्होंने उस स्टैंडर्ड में प्रोवाइड की। अभी जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, ये जो 1996 में फर्स्ट वर्जन आया या फर्स्ट इशू आया आईएसओ 14001 का, इसके बाद 2004 में ये रिवाइज हुआ, और सेकेंड इशू आया 2004 में। जो थर्ड इशू है 2015 में ये रिवाइज हुआ, और जो रिव्यू हुआ है इसका 2021 में 2015 जो थर्ड इशू है ये लेटेस्ट वर्जन है। ये लिखा हुआ है कि 2015 में ये स्टैंडर्ड रिव्यू हुआ था और दोबारा कंफर्म हुआ है 2021 में। तो ये जो वर्जन है ये बेसिकली करंट वर्जन है। और ये जो स्टैंडर्ड है आईएसओ 14001 2015, ये सेम ही ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया हुआ है, जिसको आज जिसने आईएसओ 9001 और 9002 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किए। तो ये आईएसओ सेम ही ऑर्गेनाइजेशन है उनको डेवलप करने में। ये बेसिकली ये भी एवोल्यूशन ही है इसकी आईएसओ के स्टैंडर्ड की। और इसमें आप देखें कि सबसे पहले 1992 में जो है वो नेशनल इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड नेशनल इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड 1992 में ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन ने दिया। फिर 1996 में ये आईएसओ 14004 जो है ये बेसिकली ऑडिटिंग का सिस्टम है, जो कि आईएसओ 14001 के ऑडिट को इंश्योर करता है और बताता है कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इन्होंने इनपुट्स दिए और
ISO 14001 1996 का जो वर्जन है वो प्रोड्यूस हुआ। और फर्स्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेशन 1998 में एक ऑर्गेनाइजेशन ने ली, और बाय 2003 तकरीबन 1 लाख ऑर्गेनाइजेशंस ने इसकी सर्टिफिकेशन अचीव की। और इसके बाद जो गवर्नमेंटल सपोर्ट आई 2004 से 6 में, उन्होंने फर्स्ट ग्लोबल कॉरपोरेट सर्टिफिकेशन को स्टार्ट किया। और उसके बाद 2,50,000 सर्टिफिकेट्स ग्लोबली 2010 तक अचीव हुए। और 2000 इसके बाद ISO 14001 की रिवीजन स्टार्ट हुई, और अभी तक जो चल रहा है सिस्टम वो ISO 14001 2015 है। और यही रिवाइज्ड है, और यही करंट वर्जन है 2021 तक की अपडेट का। अच्छा, इसके बाद है ISO 14001 की डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड्स की डेवलपमेंट किस तरह से होती है, ये चीज़ें कैसे इनिशिएट होती हैं, ये हमने जनरली तो डिस्कस किया लेवल 1 में, लेकिन इसको थोड़ा सा 14001 के पर्सपेक्टिव में हम देख लेते हैं कि एक स्टार्ट में जो इनिशिएट करती है किसी भी स्टैंडर्ड को, 14001 के स्टैंडर्ड से रिलेटेड स्टैंडर्ड को भी यही इनिशिएट करती है, और ये है टेक्निकल कमेटी। ये टेक्निकल कमेटी बेसिकली क्या होती है, ये ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट होता है जो किसी एक स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी के साथ लिंक्ड होता है और काम कर रहा होता है। ये टेक्निकल कमेटी जो है वो प्रपोज करती है कि इस चीज़ का स्टैंडर्ड होना चाहिए, इससे ये फायदा होगा कंट्रीज को, तो ये स्टैंडर्ड डेवलप होना चाहिए। अगर ये प्रपोजल, अच्छा, ये प्रपोजल सबमिट करते हैं ISO को फॉर द इनिशिएशन ऑफ स्टैंडर्ड। अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाती है तो एक वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट स्टार्ट डिस्कशन टू प्रिपेयर ए वर्किंग ड्राफ्ट। एक वर्क ग्रुप होता है जो कि इन चीज़ों का या उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड का एक्सपर्ट होता है, और वो वर्क ग्रुप यानी कि एक टीम बेसिकली स्टार्ट कर देती है उसका, उस स्टैंडर्ड का फर्स्ट ड्राफ्ट बनाने में काम करना स्टार्ट कर देती है। फर्स्ट ड्राफ्ट को टेक्निकल कमेटी और ISO की कमेटी के साथ शेयर किया जाता है। यानी वो फर्स्ट ड्राफ्ट को रिव्यू करवाते हैं ISO की जो बॉडीज हैं और जो टेक्निकल कमेटीज हैं सारे मेंबर कंट्रीज की। क्योंकि ये प्रपोजल टेक्निकल कमेटी ने दिया होता है, तो एक टेक्निकल कमेटी की बजाय मल्टीपल टेक्निकल कमेटी से उसको रिव्यू किया जाता है और फिर इनपुट्स लिए जाते हैं। अगर इस स्टैंडर्ड पे ISO का और टेक्निकल कमेटीज का कंसेंसस बिल्ड हो जाता है, सारी टेक्निकल कमेटीज उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं या उसमें कोई चेंजेस सजेस्ट करती हैं, उसके बाद जो ISO का ये स्टैंडर्ड है या ड्राफ्ट है, इसको सारे मेंबर कंट्रीज के साथ शेयर किया जाता है, और उनको उनसे कमेंट्स लिए जाते हैं या रिव्यू करवाया जाता है। उनके कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के बाद कंसेंसस बिल्ड किया जाता है, यानी जो भी कंट्रीज उसमें इनपुट देना चाहते हैं उनके इनपुट्स को कंसीडर किया जाता है, और जो इनकॉर्पोरेट हो सकता है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाता है, और फाइनल ड्राफ्ट जो है वो अप्रूवल के बाद सारे मेंबर्स को सेंड कर दिया जाता है। अब ये अप्रूव्ड स्टैंडर्ड है, अप्रूव्ड बाय मेंबर्स वोट, यानी जितने मेंबर कंट्रीज हैं इस स्टैंडर्ड की अप्रूवल के बारे में वोट करते हैं, और जब वो मेजॉरिटी एक्सेप्ट कर लेती है तो ये स्टैंडर्ड जो है वो एक्सेप्टेड होता है, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन जाता है, ISO का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन जाता है। ये बेसिकली प्रोसीजर है किसी भी स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट का, चाहे वो ISO 14001 हो, चाहे 9001 हो, चाहे कोई और बेसिक स्टैंडर्ड हो, सबका यही प्रोसीजर है।
टेक्निकल कमेटी से स्टार्ट होता है और सारे कंट्रीज उसको एक्सेप्ट करते हैं और वोट करते हैं और फिर वो नेशनल स्टैंड बनता है, सारे मेंबर कंट्रीज। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ये बात कर देंगे मैनेजमेंट सिस्टम या मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स बेसिकली होते क्या हैं। मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? इट इज ए वे in which organization manages the interrelated functions and processes in order to achieve its objectives। हर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक विजन के, एक पर्पस के तहत काम कर रही होती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक या फंडामेंटल पर्पस होता है और विजन होता है। उस विजन को अचीव करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है। अब उसमें हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, और हर सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस से मिलके बना हुआ होता है। इन इंटर रिलेटेड सिस्टम्स या फंक्शंस को और प्रोसेसेस को मैनेज करने का नाम जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन में। यानी इंटर रिलेटेड फंक्शंस और प्रोसेसेस को कैसे मैनेज, ये जो सिस्टम है इसको मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड क्या है? मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स जो हैं ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें बाय स्पेसिफाइंग रिपीटेबल स्टेप्स। यानी जो रिपीटेबल और कंटिन्यूअस स्टेप्स हैं उनको स्पेसिफाई करके ये उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में हेल्प करते हैं। यानी जो चीज़ बार बार हो रही है अगर हम उसको स्टैंडर्डाइज कर दें तो उससे ये होता है कि ह्यूमन रिसोर्स या कोई और चीज़ें चेंज होती रहें बेशक, तो प्रोसेस जो है वो चेंज नहीं होता, वो उसमें कोई इश्यूज नहीं आते, चेंजेस नहीं आती, तो जो आउटपुट है वो स्टेबल रहता है। तो ये स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। जो स्टेबिलिटी बेसिकली है वो इम्प्रूव्ड स्टेट है परफॉर्मेंस की। तो इससे क्या होता है? स्पेसिफाइंग रिपीटेबल स्टेप से इससे ये होता है कि वो अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं बेहतर तरीके से। किसी भी ऑब्जेक्टिव के आउटपुट में अगर वेरिएशन नहीं होगी तो वो बेहतर परफॉर्मेंस होगी उसकी। अच्छा, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का कल्चर इसमें डिप्लॉय किया जाता है इन स्टैंडर्ड्स की मदद से, मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स की मदद से। एंड टू डेवलप एम्प्लॉय अवेयरनेस एंड लीडरशिप कमिटमेंट। इसमें एम्प्लॉयज की अवेयरनेस और लीडरशिप को इंगेज रखने के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जाते हैं। तो ये मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने विजन को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे, और वो जिस मकसद के लिए काम करे वो मकसद उसका पूरा हो जाए। ये फर्क है एक मैनेजमेंट सिस्टम में और एक मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड में। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ISO 14001 या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट कर लेती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको क्या फायदा होगा? सबसे पहला जो बेनिफिट है उसमें जो क्रिटिकल चीजें हैं उसमें इंक्रीज लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट एंड एम्प्लॉय इंगेजमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो सीनियर मैनेजमेंट है उनकी कमिटमेंट शो होती है कि वो अपनी लीडरशिप लीडरशिप उसमें इन्वॉल्व होती है, और सारे एम्प्लॉयज को अवेयरनेस दी जाती है और इंगेज किया जाता है कि ये सिस्टम है और इस सिस्टम को हमें इम्प्लीमेंट करना और इसके रिजल्ट्स लेने। अच्छा, दूसरा जो इसका फायदा है वो डिमॉन्स्ट्रेट कंप्लायंस विद स्टेचुटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। बहुत सारी कंट्रीज की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। मसलन अभी अभी गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन या रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो केमिकल प्रोडक्शन सिस्टम जो है उनको पाबंद करते हैं कि जो एग्जॉस्ट है उसको ट्रीट करके भेजें, जो एफ्लुएंट है उसको ट्रीट करके वो वेस्ट में डालें या कहीं शामिल करें पानी में। तो ये वाली जो रेगुलेशन या इसके रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर कोई
ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ का सिस्टम इंप्लीमेंट करती है तो इसका मतलब है कि वो कंप्लायंस कर रही है, वो कंप्लाई कर रही है, वो फुलफिल कर रही है या वो ओबे कर रही है लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री, इंटरनेशनल या नेशनल जो भी हैं दोनों को। इसका एक और फायदा ये है कि कंपनी की रेपुटेशन बेहतर होती है और कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेक होल्डर्स आता है। कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेक होल्डर्स का मतलब ये है कि अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करना चाहती है तो वो प्रेफर करेगी उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसकी आईएसओ से सर्टिफिकेशन होगी, क्योंकि वो समझेगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट है टुवर्ड्स क्वालिटी और इन्वायरमेंट, और इस कमिटमेंट पूरा करने के लिए उन्होंने आईएसओ की सर्टिफिकेशन ले ली है। और इसका मतलब है कि यहाँ चीज़ें स्टैंडर्डाइज्ड होंगी, इनका आउटपुट स्टेबल होगा और ये बेहतर परफॉर्मेंस देंगी, इनका सस्टेनेबल बिजनेस होगा इन लॉन्गर रन एज कंपेयर टू दोज ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने नहीं इम्प्लीमेंट किया हुआ कोई भी आईएसओ का सिस्टम। अगला इसका फायदा ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करता है आईएसओ का सिस्टम, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक गोल्स बनाते हैं कंसीडर करेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज को, और जो हमारे बिजनेस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं या ऑपरेशनल प्लान्स हैं उन ऑपरेशनल प्लान्स का पार्ट बनाएंगे हम इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को या इन्वायरमेंटल इश्यूज को, और हम इनिशिएटिव्स लेंगे। जैसे फैक्ट्रीज जो है वो वाटर सेविंग के इनिशिएटिव्स ले रही हैं, वेस्ट एफ्लुएंस को ट्रीट करके इनिशिएटिव ले रही हैं, के इनिशिएटिव्स ले रही हैं, प्लास्टिक के यूज की रिडक्शन के इनिशिएटिव्स ले रही हैं। वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं जिनको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस ये इनिशिएटिव्स ले रही हैं। तो ये गोल्स इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं, इनमें इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव्स। इसके अलावा जो एडवांटेज है वो है कम्पिटिटिव एडवांटेज। दूसरे कंपटीटर्स की निस्बत आईएसओ के सिस्टम के साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और कॉस्ट जो है उनकी कम होती है, क्योंकि वो वेस्ट रिडक्शन पे काम कर रहे होते हैं और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे होते हैं। तो उनके पास एक कम्पिटिटिव एडवांटेज होती है कि वो बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं बाकी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की निस्बत। तो आईएसओ का सिस्टम जो है वो उनको सस्टेनेबल भी बनाता है और कम्पिटिटिव भी बनाता है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो सप्लायर्स हैं इनकरेज करता है ये सिस्टम, इनकरेज बेटर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑफ सप्लायर। जो जो ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ का सिस्टम इम्प्लीमेंट करती हैं वो इनकरेज करती हैं और एग्रीमेंट करती हैं ऐसी ऐसे सप्लायर्स के साथ जो कि इन सिस्टम या स्टैंडर्ड्स की क्लाजेस को कंप्लाई करें, यानी वो फॉलो करें वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये इनकरेज करती हैं अपने सप्लायर्स को कि वो अपनी परफॉर्मेंस इन्हांस करें इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ का सिस्टम इम्प्लीमेंट करती है तो आईएसओ 14001 अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, अगर हम लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव में देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके प्रोडक्ट्स को, तो बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन कह लें अगर हम रॉ मटेरियल और प्रोसेसेस को यूज करते हुए वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिहाज से उसकी क्या परफॉर्मेंस है। इसमें आप ले सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को परफॉर्मेंस के तौर पे, या क्वालिटी ऑफ गुड्स को परफॉर्मेंस के तौर पे, या
क्वांटिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स वो कितनी है, ये परफॉर्मेंस में आ जाएगा। उसके बाद इसका यूज और मेंटेनेंस, प्रोडक्ट का यूज और मेंटेनेंस, यानी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है और वो परफॉर्मेंस में मैयर मैयर हो गया, उस उसको कैसे यूज करना है और कैसे मेंटेन करना है। और इसके बाद एंड ऑफ लाइफ या डिस्पोजल, यानी यूजेज के बाद जो पैकेजिंग है उसकी, उसका डिस्पोजल कैसे होता है, क्या वो रिसाइकल हो सकता है, नहीं हो सकता, या रीयूज हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे बेवरेजेस की बात करें तो कुछ जो पैकेजिंग मटेरियल है वो रीयूज या रिसाइकल हो जाता है और कुछ डिस्पोज ऑफ होता है। तो ये जो लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट का, इस लाइफ साइकिल के लिहाज से अगर हम देखें तो इससे हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं दैट कैन रिड्यूस इन्वायरमेंटल इफेक्ट। यानी अगर हम ये डिस्पोजल और रिसाइकलिंग वाले पॉइंट पे देखें, यूज और मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कौन से एक्शंस लेने चाहिए जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे बैड इफेक्ट नहीं आएगा। मसलन न्यू आर चेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नीड टू कंसीडर पॉसिबल इन्वायरमेंट। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव ले रही है नया, तो उसे देखना चाहिए कि इस इनिशिएटिव की वजह से इन्वायरमेंट पे कोई बैड इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। मसलन शिफ्टिंग इम्पैक्ट, सस्टेनेबिलिटी के ऑप्शंस देखने चाहिए, अल्टरनेटिव अप्रोचेस देखनी चाहिए, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम इम्पैक्ट्स देखने चाहिए, और फाइनल डिस्पोजल यानी एंड ऑफ लाइफ देखना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को जो मैं मैन्युफैक्चर करने जा रहा हूँ या डिवेल्प करने जा रहा हूँ, इसके क्या इफेक्ट्स आएंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल में। ये अब यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लाइफ साइकिल परस्पेक्टिव में ही असेसमेंट करें हर प्रोडक्ट की। लेकिन ये है कि अगर आप लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो फिर ये आप बेहतर आइडेंटिफाई कर सकेंगे, बेहतर प्लान कर सकेंगे कि इस प्रोडक्ट के किस किस स्टेज पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स आ सकते हैं और क्या एक्शन लेके मैं रिड्यूस कर सकता हूँ इन इम्पैक्ट्स को। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो है रिस्क बेस्ड थिंकिंग का। रिस्क बेस्ड थिंकिंग में क्या होता है कि आप असेसमेंट करते हैं कि कहाँ कहाँ किस लिहाज से मेरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या सेक्टर में या मेरे सर्विस सेक्टर में रिस्क है। अच्छा, इसमें स्कोप, कॉन्टेक्स्ट, क्राइटेरिया में हम देखते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस और इवैल्यूएशन, यानी एक प्रायोरिटी हम रिस्क प्रायोरिटेशन करते हैं। और इसकी बेसिस पे हम कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या हमें एक्शन लेने पड़ेंगे। पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करना या थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना और इसका लाइवलीहुड या कंसिक्वेंस देखना। ये बेसिकली जो टूल इसके लिए यूज होता है वो है जिसमें हम रिस्क प्रायोरिटी नंबर निकालते हैं, फेल्योर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस, एफएमईए उसे कहते हैं। वो टूल इस मकसद के लिए यूज होता है। अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंटिंग अजम्पशंस एंड क्राइटेरिया, यानी आप लिखते हैं कि क्या अजम्पशंस हैं और क्या क्राइटेरिया होगा रिस्क का जिसकी बेस पे हम प्रायोरिटाइजेशन करें। अब फिर हम क्या करते हैं, रिस्क जब प्रायोरिटाइज हो जाते हैं फिर हम उनकी एक्टिविटीज जो है वो प्लान करते हैं कि इस रिस्क को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। उसके बाद निसेसरी रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं टू रिस्क मैनेजमेंट प्लान, यानी उन रिस्क को कम करने के लिए हम रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं कि किस किस तरह से क्या क्या इनिशिएटिव लेके हम इन इन्वायरमेंटल रिस्क को कम कर रहे होंगे। फिर उनके जो रिजल्ट्स आते हैं उनको document किया जाता है और हम रिस्क को मिटिगेट या कम कर सकते हैं।
तो ये दो तरीके हैं जिसकी मदद से हम नए प्रोडक्ट को डेवलप करते हुए या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाते हुए ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करने जा रही है उसके कोई बैड इफेक्ट्स या इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स नहीं है, या उनको कैसे असेस किया जा सकता है, दो बेसिस पे असेस किया जा सकता है। अगर हम ISO 14001 की स्ट्रक्चर की बात करें तो अब चूंकि मैंने लेवल 1 में आपको बताया था कि 2012 ऑनवर्ड, अभी वो स्लाइड आएगी आगे, 2012 ऑनवर्ड ISO ने अपने इस तरह के मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स उन सारों को उन्होंने यूनिफॉर्म कर दिया है। और यूनिफॉर्म इस सेंस में किया है कि उसमें जो क्लासेस हैं मेन, और उन उनकी सब क्लासेस में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन जो मेन क्लासेस हैं वो उन्होंने सेम कर दिए हैं और यूनिफॉर्म कर दिए हैं ताकि उनमें इंटीग्रेशन मेंटेन करना आसान हो जाए। तो अब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है ISO 14001, या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, या फूड सेफ्टी ISO का 22000 सिस्टम, या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ISO 45001, इन सारे सिस्टम्स की जो मेन क्लासेस हैं वो सेम है। और उनका जो कोर स्ट्रक्चर है, कोर एलिमेंट्स हैं वो सेम है। तो इनको इम्प्लीमेंट करना और इंटीग्रेट करना ऑर्गेनाइजेशन में, ये इस वजह से बहुत आसान हो गया। अब अगर हम क्लास स्ट्रक्चर की बात करें ISO 14001 की, तो उसमें जैसा कि सारे सिस्टम्स में ये प्लान डू चेक एक्ट के अंडर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसमें जो पहली तीन क्लासेस हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप और प्लानिंग, ये बेसिकली प्लान का पार्ट है। और जो दो क्लासेस हैं, 7वीं और 8वीं, सपोर्ट और ऑपरेशन की, ये डू का पार्ट है। और जो तीसरी क्लास है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की, वो चेक में आती है। और जो आखिरी क्लास है 10th क्लास, इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, वो एक्ट में आती है। अब बेसिकली PDCA क्या है? PDCA में यही है कि हम पहले इम्प्रूवमेंट्स या चेंजेस प्लान कर रहे होते हैं, उसमें हम जो कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास है इसकी हम डिटेल से आगे देखते हैं क्लासेस को। तो कॉन्टेक्स्ट वाली, लीडरशिप वाली और प्लानिंग वाली जो तीन क्लासेस हैं वो इस प्लानिंग वाले पार्ट में आती हैं। ज्यादा एम्फेसाइज और ज्यादा इम्पोर्टेंस इस प्लानिंग वाले पार्ट की है। और फिर जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है दूसरा, इसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि हम हमें उन चीजों को, प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या सपोर्ट चाहिए, और ऑपरेशनली हम कैसे उनको कैरी ऑन करेंगे या कंडक्ट करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो वाला पार्ट डू में आता है। अब जब ये चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं, ये डिजायर्ड आउटकम या डिजायर्ड रिजल्ट्स दे रही हैं या नहीं, ये हम चेक में करेंगे। और इसके लिए परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की क्लासेस हैं, जिसमें इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट रिव्यू और मॉनिटरिंग और मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस वगैरह हैं। और अगर इसमें इश्यूज हैं परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में, तो उनको कैसे इंप्रूव किया जाएगा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कैसे इंश्योर की जाएगी, उसको हम एक्ट में करते हैं। और इसके लिए जो 10th क्लास है वो इम्प्रूवमेंट की क्लास है। तो ये स्ट्रक्चर है बेसिकली क्लासेस का जो प्लान डू चेक एक्ट के अंडर आता है। और ये जो PDCA का साइकिल है, बेसिकली ये एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का साइकिल है। ऑर्गेनाइजेशंस में
ये एक इंजन के तौर पे काम करता है, और जिसको हम कहते हैं कि स्मॉल स्टेप्स बट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ये जो जापानीज मॉडल है इसको फॉलो करता है। और इसमें यही होता है कि आप एक इनिशिएटिव लेते हैं अपने करंट स्टैंडर्ड को या करंट परफॉर्मेंस लेवल को इम्प्रूव कर लेते हैं। जब आप इम्प्रूव करते हैं उस नए स्टेप पे जाके आप स्टैंडर्डाइज करते हैं। यानी एक करंट स्टैंडर्ड है, आपने उसमें एक इनिशिएटिव लिया, उस स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर लिया। अब जो आप इम्प्रूव करेंगे उसके लिए जो आप प्रोसेस कैरी ऑन करेंगे वो होगा बीडीसीए। और उसके बाद जो नया स्टैंडर्ड आएगा उस नया स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप जो स्टेप लेंगे वो होगा एसडीसीए, स्टैंडर्डाइज टू चेक एक्ट। तो ये बेसिकली पीडीसीए का साइकिल इंप्रूव करते हैं, और एसडीसीए का साइकिल स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है, नए नए से नए लेवल पे स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है। तो ये वह कंटिन्यूअसली अगर इस तरह से हो रहा होगे, इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव हो और फिर स्टैंडर्डाइजेशन हो, फिर इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव और फिर स्टैंडर्डाइजेशन हो, तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस डिप्लॉय हो जाता है, और ये एक इंजन के तौर पे काम करता है जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाता है। यानी मुसलसल उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही होती है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, या इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, या इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। हर लिहाज से उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही होती है। Okay, now we start the structure of ISO standard. जैसा कि मैंने पहले बताया कि जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो आईएसओ आईईसी की पब्लिकेशन के मुताबिक 2012 से ऑनवर्ड सारों का हाई लेवल स्ट्रक्चर जो है वो इन 10 क्लासेस पे मुश्तमिल है, और सारे स्टैंडर्ड्स जो है वो यूनिफॉर्म कर दिए गए हैं ताकि इनकी इंटीग्रेशन इंश्योर हो सके। जी, आपका क्वेश्चन है कि इज देयर एनी क्राइटेरिया फॉर रिवीजन ऑफ वेरियस इश्यूज बाय आईएसओ। जी, अभी पीछे भी हमने डिस्कस किया है कि रेगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ जो आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं उनको रिव्यू किया जा रहा होता है। जैसे मैंने बताया कि जो आईएसओ 14001 है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 2015 में वर्जन डेवलप हुआ है और इशू हुआ है। लेकिन इसको 2021 में दोबारा रिव्यू किया गया, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं 2015 का वर्जन ये है, तो 14001 2015 इशू, लेकिन ये 2021 में इसको रिव्यू किया गया और ये रिसेंट वर्जन है। अगर इसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड होती तो 2021 में इसको चेंज करके वर्जन चेंज कर दिया गया होता। आईएसओ 9001 लिखना था, 9001 2015 की जो गाइडलाइंस हैं वो स्टैंडर्ड के डॉक्यूमेंट में है। अगर आपके पास आईएसओ 9001 का स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो मैं शेयर कर सकता हूँ, आप मेरे से बाद में कांटेक्ट कर लीजिएगा।
उसमें गाइडलाइंस दी हुई हैं। जितने भी आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं उनका एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पीडीएफ फाइल होती है, उस फाइल में ये गाइडलाइंस दी हुई होती है। जी, 9001। तो क्या, अब हम आते हैं आईएसओ के स्ट्रक्चर की तरफ। तो पहला इसका जो क्लास है वो स्पेसिफिक जो है वो डिसिप्लिन से रिलेटेड है और स्कोप को डिटरमाइन करता है। जितने भी आईएसओ के स्टैंडर्ड्स है उसमें जो पहली तीन क्लासेस हैं, स्कोप की, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस की और टर्म्स एंड डेफिनेशंस की, ये जेनेरिक होती हैं, जो उस डॉक्यूमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए डेवलप की हुई होती हैं कि जो डॉक्यूमेंट या जो स्टैंडर्ड की फाइल है, पीडीएफ फाइल, उस फाइल में जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, उनकी डेफिनेशंस क्या है, जो रेफरेंसेस यूज किए गए हैं उनका क्या स्टाइल है, क्या किस तरह के रेफरेंसेस उसमें यूज किए गए हैं, और इस डॉक्यूमेंट का स्कोप क्या है, यानी वो डॉक्यूमेंट क्या कवर करता है। पहली तीन क्लासेस बेसिकली जो है वो डॉक्यूमेंट की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है, और ये सारे स्टैंडर्ड्स में होती हैं तीन क्लासेस। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं या स्टेप्स हैं या क्लासेस हैं, वो फोर्थ क्लास से शुरू होती हैं। और इसीलिए जो हम इसकी स्टैंडर्ड की एक्सप्लेनेशन है या मेन स्टडी है वो क्लास फोर्थ से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ क्लासेस में चार सब क्लासेस हैं, 4.1, 2, 3 और 4। और उसके बाद पांचवी जो क्लास है वो लीडरशिप की है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्लास है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप और प्लानिंग की, ये पांच जो चीजें हैं वो पीडीसीए साइकिल में प्लानिंग में आती हैं। लीडरशिप की जो क्लास है इसकी तीन सब क्लासेस हैं, लीडरशिप एंड कमिटमेंट, पॉलिसी, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज। हम इन सारी सब क्लासेस को थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है आईएसओ का स्टैंडर्ड। जो छठी क्लास है प्लानिंग की, इसमें एक्शंस टू एड्रेस रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज है, और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स और प्लानिंग टू अचीव देम। फिर सातवीं क्लास सपोर्ट की है, इसमें रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंस, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन और क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, ये आते हैं। आठवीं क्लास ऑपरेशनल प्लानिंग और कंट्रोल की है। जो सातवीं और आठवीं क्लास है ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन की हैं, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्चुअल की क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, वो सातवीं क्लास में सारी डिटेल है। और ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आठवीं क्लास में, ये डू वाला पार्ट है। और जो चेक वाला पार्ट है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का, इसमें तीन क्लासेस हैं, परफॉर्मेंस मेजर्स बनाना, उन परफॉर्मेंस मेजर्स का ऑडिट करना इंटरनली, और फिर मैनेजमेंट रिव्यू कंडक्ट करना और उसमें इनपुट्स देना कि क्या इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, और एक्शन प्लान बनाना और मैनेजमेंट की कमिटमेंट अचीव करना। ये नाइन्थ क्लास है, और ये बेसिकली चेक करती है कि मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्थ कैसी है। ये मैनेजमेंट सिस्टम का हेल्थ चेक है बेसिकली। इसके बाद इम्प्रूवमेंट की क्लास है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इंश्योर करती है कि जो मैनेजमेंट रिव्यू में एक्शन प्लान बना था उसमें इंटरनल ऑडिट की बेस पे वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहा, और कोई नॉन कंफर्मिटीज तो नहीं है, करेक्टिव एक्शंस कौन से लिए जा रहे हैं उसमें। और जो आखिरी क्लास है 10.2, वो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की है बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ ऑडिट। ये वाला जो दो स्लाइड्स या स्ट्रक्चर है, हाई लेवल स्ट्रक्चर, ये सारे स्टैंडर्ड्स का सेम है फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड्स, जितने भी स्टैंडर्ड्स डिवेल्प हो रहे हैं या आ रहे हैं।
कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम चौथी क्लास की डिटेल की बात करें तो इसमें 4 सब क्लासेस हैं। पहली जो सब क्लास है वो है अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। अब ये हाई लेवल क्लासेस तो सेम ही है, मतलब इसमें जो हमने पहले डिस्कस की थी, लेकिन और चूंकि हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। और इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज। पहले हम ये देखेंगे कि इंटरेस्टेड पार्टीज होती कौन सी हैं, और फिर ये देखेंगे कि नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट क्या होती हैं उन इंटरेस्टेड पार्टीज की। तीसरी जो सब क्लास है वो है डिटर्मिनिंग द स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम। और चौथी है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसेसेस। इसको हम सारी सब क्लासेस को थोड़ी सी डिटेल के साथ देखेंगे कि जब हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये देखेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या मकसद है और क्या काम ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, कौन से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, कौन सी सर्विस डिलीवर कर रही है। तो उसके लिए जो मेन टूल्स हैं वो तो हैं बेसिकली स्वॉट एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और पेस्ट एनालिसिस या पेस्टल एनालिसिस जिसको बोलते हैं। अब ये पेस्ट एनालिसिस या पेस्टल एनालिसिस और स्वॉट एनालिसिस जो दो टूल्स हैं ये हेल्प करते हैं हमें ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट डिटरमिन करने में। और मेन जो विजन स्टेटमेंट होती है या जो स्ट्रेटेजी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ये भी कॉन्टेक्स्ट में काम करती है। तो अगर आप देखेंगे इसमें किस तरह से डेवलप होता है, क्रिएटिव टीम बैठ के डिसाइड करती है कि इंटरनल कल्चर क्या है, सर्विसेज कौन से डिलीवर होंगी, बायोडाइवर्सिटी की क्या सिचुएशन है, और इस पे क्या इम्पेक्ट आएगा हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का, प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, हमारी एक्टिविटीज क्या होंगी उन प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल जो इंटरवेंशंस हैं या चेंजेस हैं वो कौन सी करनी पड़ेंगी, लैंड का यूज किस तरह से होगा, क्या उसकी वजह से कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट तो नहीं आएगा, मसलन बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो दरख्तों को काटना या इस तरह से, या अगर पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसमें यूज करना, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है कंट्री की और ग्लोबली, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, ये सारी चीजें, स्ट्रेटेजी क्या है, कंपटीशन की क्या सिचुएशन है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, सोशल बिलीव्स क्या हैं जो इस कल्चर के हैं, और लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये सारी चीजें जब डिस्कस की जाती है, ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं हमारे पास, क्लाइमेट कैसी है यहाँ पे, नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, एक्सटर्नल कल्चर क्या है, और कंटेमिनेशन किस किस चीज की हो सकती है, हमारे नेबर्स कौन है, वाटर क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीजें जब डिटरमिन या देखी जाती हैं, डिटरमिन की जाती हैं, तो इसमें बेसिकली कुछ हमारी स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कुछ थ्रेट्स होती हैं। और इसके अलावा जो हम एक्सटर्नली देखते हैं वो हम ये देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन से एक्सटर्नली हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं, सोशल एस्पेक्ट्स देखते हैं, सोशल बिलीव्स देखते हैं, और इकोनॉमिक सिचुएशन देखते हैं कि कंट्री की या ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी करंट यूज हो रही है और हम कौन सी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा लीगल एस्पेक्ट्स देखते हैं, लीगल के साथ जो है वो हम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी देखते हैं। तो ये दो टूल्स हैं जो हेल्प करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है
और ये वाली सारी चीजें जो पेस्ट एनालिसिस की हैं या जो स्वॉट एनालिसिस की हैं उनकी क्या सिचुएशन है, ये दो चीजें जब हमारे पास आ जाती हैं तो फिर हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिटरमिन कर लेते हैं क्रिएटिव टीम की वजह से। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड इन्वायरमेंट, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज। अब ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्टेक्स्ट या पर्पस है, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी उसमें कौन से लोग इंटरेस्टेड होंगे और वो क्या चाहते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है। अच्छा, उसमें इंटरेस्टेड पार्टीज कौन सी हैं? हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमारे रेगुलेटर्स हैं। हमारे कंज्यूमर्स का मतलब है जो हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज एक्चुअली यूज करेंगे। और इसके अलावा जो रेगुलेटर्स हैं, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ना ना मैं क्या करूँ? जी 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 इंशाल्लाह। अच्छा, कंज्यूमर्स के बाद रेगुलेटर्स हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, फूड सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी की एजेंसीज हैं कंट्री में। इस तरह लेजिस्लेशंस हैं। इसी तरह मीडिया है, सोशल मीडिया। शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई ऑर्गेनाइजेशन में। और कम्युनिटी है जिसने, जिस कम्युनिटी में रहते हुए आपने अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डिलीवर करना है। तो ये सारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉयज जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी इंटरेस्टेड पार्टीज में आते हैं। और शेयर होल्डर्स तो आ गए, ये सारे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। और इन पार्टीज की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, इसको अंडरस्टैंड करना या मैप करना भी जरूरी होता है। वो कैसे करते हैं? वो हम अ, वो हम करते हैं इस बिजनेस अलाइनमेंट सर्वे के जरिए। यानी हम उनसे फीडबैक लेते हैं कि इस प्रोडक्ट या सर्विस को लेके आपके पास, आप क्या समझते हैं कि क्या चैलेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको अकाउंट फॉर किया जाना चाहिए। तो ये बेसिकली इंटरेस्टेड पार्टीज के बारे में। अच्छा, उसके बाद स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम है, तीसरी जो क्लास है इसकी। स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम से मुराद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो बेसिकली क्या है। कौन मैन्युफैक्चरिंग में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, या लॉजिस्टिक सर्विसेज में, या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे, या मार्केट में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, या सिर्फ प्रोडक्शन में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं? कौन सी वो चीज़ है जिसमें आप ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं? तो ये डिटरमिन करता है स्कोप। बेसिकली जो फील्ड इन्वायरमेंट होती है, जैसे सेल्स ऑपरेशंस हैं, या लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, या वेयर हाउसिंग है, उन इन्वायरमेंट्स में आईएसओ के सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ हमारे इतने ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं होते और कंफाइंड इन्वायरमेंट नहीं होती। तो ज़्यादातर लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना स्कोप बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले वहीं स्टार्ट करते हैं, वहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर फैक्ट्री में आपकी इम्प्लीमेंटेशन है तो आपका स्कोप जो है मैनेजमेंट सिस्टम का वो होगा मैन्युफैक्चरिंग इन दी फैक्ट्री इन्वायरमेंट।
चौथी क्लास जो है वो है मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेसेस की। अब चौथी क्लास में इसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हमने जो कॉन्टेक्स्ट बनाया है, जो पर्पस ऑर्गेनाइजेशन का, वो बेसिकली कौन से प्रोसेसेस के तहत चलेगा। इंटेंडेड आउटकम्स अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है बेस्ड ऑन साउंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स which is integrated with key day to day management activities। इसमें डे टू डे मैनेजमेंट एक्टिविटीज आती हैं। अब डे टू डे एक्टिविटीज बेसिकली जो है वो स्टेप्स, एक प्रोसेस की एक्टिविटीज होती हैं, और वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो है वो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। अब ये जरूरी होता है कि हम डॉक्यूमेंट करें और रिपोर्ट करें कि विच प्रोसेसेस वी विल बी कैरिंग ऑन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कौन कौन से प्रोसेसेस हम कैरी आउट करेंगे, मसलन रिसाइकलिंग का प्रोसेस होगा या नहीं होगा, स्टीम प्रोडक्शन का प्रोसेस होगा या नहीं होगा, अमोनिया हैंडलिंग का होगा या नहीं होगा। तो ये इसी तरह ऑटोमेशन इन पैकेजिंग होगी या नहीं होगी। तो ये कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे जो हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में हमने यूज करनी है, और उनका इंटरेक्शन क्या होगा प्रोसेसेस का, और हमारी पॉलिसी और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उन प्रोसेसेस को लेके while satisfying the requirements of ISO 14001। यानी एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, अपना इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को लेके हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और हम कौन कौन से प्रोसेसेस में इसको यूज कर सकते हैं या कैरी आउट कर सकते हैं। असल में इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के जो प्रोसेसेस हैं वो इस मकसद के लिए बनाए जाते हैं ताकि सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को कम किया जा सके, और मटेरियल रिसोर्स और एनर्जी के इस्तेमाल को भी कम किया जा सके, जो वेस्ट एमिशन या जनरेशन होती है उसको रिड्यूस किया जा सके, ऑप्टिमाइज किया जा सके या कम से कम रखा जा सके। और इसके अलावा डिजाइन, ऑपरेशन, प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सके। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनको ऑप्टिमाइज किया जा सके, और वो प्रोसेस जो कस्टमर और एंड यूजर को सेटिस्फाई करने के लिए हम यूज कर रहे हैं उनको अकाउंट फॉर किया जा सके। यानी हमने इन सारी चीजों को करने के लिए क्या प्रोसेसेस यूज करने हैं, और उसमें कैसे हमने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को इंश्योर करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि हम वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये बेसिकली डिटरमिन करना जरूरी होता है कि कौन से प्रोसेसेस हैं जिनको हम यूज करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए, और उसके लिए हमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिहाज से क्या करना होगा। अब जो इम्प्लीमेंटेशन का मॉडल है बेसिकली पीडीसीए मॉडल, वो इस तरह से है कि हम सबसे पहले स्कोप ऑफ द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम डिटरमिन करते हैं। यानी हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ये स्कोप है, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री बेसिकली ये वाली ये स्कोप को डिटरमिन करती है, स्कोप ऑफ द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो चौथी क्लास है उसमें है नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज। ये तीन चीजें क्या हैं बेसिकली, ये इस प्रोसेस का इनपुट है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन में जो इनपुट है बेसिकली वो ये तीन चीजें हैं। नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज कौन सी हैं वो अभी हमने डिस्कस कर लिया। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिटरमिन होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, और इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज क्या होते हैं वो स्वॉट एनालिसिस और पेस्ट एनालिसिस से हमें पता चलते हैं। जब ये इनपुट हम यूज करते हैं तो हमारे पास पांचवी क्लास आती है लीडरशिप की, जिसमें वो कमिटमेंट शो करते हैं और पॉलिसी डेवलप करते हैं।
लीडरशिप जो है वो कमिटमेंट शो करती है, पॉलिसी डेवलप करती है। उसके बाद क्या होता है, छठी क्लास में प्लानिंग होती है, यानी इसकी इम्प्लीमेंटेशन की प्लानिंग, कि हम क्या क्या एक्शंस लेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे जिससे हमारी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की पॉलिसी जो है वो डिप्लॉय होगी या इम्प्लीमेंट होगी। अब इस प्लानिंग को अचीव करने के लिए हमें क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और सपोर्ट सपोर्ट और ऑपरेशनल प्लानिंग, ये दो चीजें चाहिए होती हैं 7 और 8 क्लास जो। operational planning or support in terms of communication, resources, in terms of knowledge, ये सारी चीजें फिर इसमें आ जाती हैं, अगर हम आगे डिटेल से देखें इसका। अच्छा, फिर हम जब इम्प्लीमेंट कर लेते हैं उसके बाद हमें चेक करना होता है कि ये हमारे मैनेजमेंट सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो डिजायर्ड आउटकम दे रही है या नहीं दे रही, और इसकी बेसिस पे हम जो है इसको इम्प्रूव करते हैं, ऑडिट करते हैं, और ऑडिट में इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स आते हैं, और फिर उसको जो पॉइंट्स आते हैं उसको प्लानिंग का पार्ट बनाते हैं। इस तरह से ये पूरा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो पीडीसीए मॉडल को फॉलो करते हुए इम्प्लीमेंट होता है। और इससे हमारा जो इस सारे प्रोसेस से इनपुट प्रोसेस आउटपुट जो है, ये बेसिकली हमारे इनपुट्स हैं, ये प्रोसेस है और ये आउटपुट है। आउटपुट हमें क्या चाहिए, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं वो गोल्स अचीव होने चाहिए। इंटेंडेड आउटकम ऑफ द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, इंटेंडेड का मतलब है जो भी हमने टारगेट लिया था कि हमारी कोई मसलन एमिशंस नहीं होगी, हमारा कोई वेस्ट वाटर जो है अनट्रीटेड नहीं रहेगा, हम वाटर की रिसाइकलिंग इंश्योर करेंगे, फॉर एग्जांपल 50% वाटर की रिसाइकलिंग इंश्योर करेंगे, वो हमारा एक इंटेंडेड आउटकम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली प्रोसेस से गुजर के तो हमारा इंटेंडेड आउटपुट या आउटकम जो है वो डिलीवर करती है, और अगर वो आ रहा हो तो इसका मतलब है कि हमारा जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है वो सही तरह से इम्प्लीमेंटेड है। अगर डिजायर्ड आउटकम नहीं आ रहा तो इसका मतलब है हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंटेड तो है लेकिन वो कागजी कार्रवाई के तौर पे इम्प्लीमेंटेड है, उससे हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। चौथी क्लास को डिटेल से डिस्कस करने के बाद अब हम पांचवी क्लास पे आ गए, और पांचवी क्लास लीडरशिप की है। लीडरशिप में 3 सब क्लासेस हैं। एक है लीडरशिप एंड कमिटमेंट की 5.1, 5.2 की जो है वो इन्वायरमेंटल पॉलिसी है, 5.3 जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज ये है। और इन 3 क्लासेस की सब क्लासेस की जो थोड़ी सी डिटेल है वो भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पिछले लेवल में जो फर्स्ट लेवल था उसमें हमने सिर्फ यहाँ पे डिस्कशन की थी, आगे ये वाली डिटेल से डिस्कशन इतनी नहीं की थी। तो लीडरशिप एंड कमिटमेंट से क्या मुराद है इसमें, ये है कि लीडरशिप जो है वो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की, यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो भी एक्शन प्लान्स हैं उन एक्शन प्लान्स पे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है। अच्छा, मसलन कौन सी हैं इसमें, ये इंश्योर करना होता है कि पॉलिसी बनी हुई है या नहीं बनी हुई, यानी पॉलिसी बनी हुई होनी चाहिए, और उस पॉलिसी के तहत ऑब्जेक्टिव्स भी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के बने हुए हैं, और इंश्योर करना है कि रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं इसको डिप्लॉय करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी जो है वो रेलेवेंट रोल्स की असाइन की हुई है और कम्युनिकेट की हुई है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेटेड है दूसरे बिजनेस प्रोसेसेस के साथ,
या सारे बिजनेस प्रोसेसेस के साथ इंटीग्रेटेड है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसके इंटेंडेड आउटकम्स अचीव कर रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिकेट करना इस सिस्टम के बारे में और डायरेक्ट सपोर्ट और अदर्स को, और प्रमोट करना कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कल्चर को, ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली लीडरशिप और कमिटमेंट में आती हैं और ये सीनियर मैनेजर्स को करनी चाहिए। इसके बाद है इन्वायरमेंटल पॉलिसी। इन्वायरमेंटल पॉलिसी बेसिकली क्या है कि इसमें कंपैरिजन दिया हुआ है 2004 की आईएसओ 14001 का और जो करंट आईएसओ 14001 है 2015 इसका। इन्वायरमेंटल पॉलिसी में पहले ये था कि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। अब ये है कि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम टू इनहांस इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। ये जो है वो इसकी सब क्लॉज को थोड़ा इलेबोरेट किया गया है यहाँ पे। दूसरी थी प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। अब है प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना है और इन्वायरमेंट को डिटेरियोरेट होने से भी बचाना है, प्रोटेक्ट भी करना है। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप दरख्त फॉर एग्जांपल काट रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगाने के लिए दरख्त काटना बेसिकली वो पोल्यूशन तो नहीं वो कर रहे, लेकिन ये है कि प्रोटेक्शन नहीं हो रही उसमें इन्वायरमेंट की, वो इन्वायरमेंट का लॉस कर रहे हैं बेसिकली। तो ये प्रोटेक्शन की जो है उसमें इंक्लूड की गई है। इसके बाद तीसरी कंप्लाई विद लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स। यहाँ पे जो 2015 में है वो है फुलफिलमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस, यानी जितने भी कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना जरूरी है। पहले था कि लीगल और अदर रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स उनको पूरा करना जरूरी है। तो इन्वायरमेंटल पॉलिसी बेसिकली ये बताती है कि हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट को और पॉल्यूशन नहीं होने देनी, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कैसे इंश्योर करनी है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, और जितने भी लॉज और रेगुलेशंस हैं नेशनल इंटरनेशनल उनको फुलफिल करना। ये है इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो बनी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और मैनेजमेंट की इस पे कमिटमेंट होनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन करते हुए। इसके बाद 5.3 है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज की। इसमें यह है कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो बनी हुई है और उसमें जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए हैं वो ऑब्जेक्टिव किसके और उन ऑब्जेक्टिव्स को इंश्योर किसने करना है, इस तरह की चीजों का जो रोल है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को असाइन की होनी चाहिए। यानी नॉमिनेटेड होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो कौन है, उसकी टीम कौन सी है और कौन कौन से टास्क जो है वो करेंगे, और अकाउंटेबिलिटी उनकी इंश्योर होनी चाहिए। और उनको ये अथॉरिटी और लिबर्टी लिबर्टी भी होनी चाहिए कि वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट करवा सकें टीम से, और अगर उनमें कोई इश्यूज हैं तो उन इश्यूज को या रोड ब्लॉक्स को रिमूव करने के लिए नेसेसरी सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाए। तो ये पांचवी जो क्लास थी उसकी तीन सब क्लासेस थी जिनको हमने अभी डिस्कस किया। इसके बाद छठी क्लास है प्लानिंग की। प्लानिंग में बेसिकली तीन सब क्लासेस हैं। पहली जो सब क्लास है वो है एक्शंस टू एड्रेस रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ये रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आएंगे?
ये रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज बेसिकली आपके आएंगे फोर्थ क्लास से, जब आप आइडेंटिफाई कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज। तो रिक्वायरमेंट्स जो है वो आई थी आपके पास। उसके बाद क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम। ये इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम है। इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके और उसका क्या प्लान है अचीव करने का। और 6.3 जो सब क्लास है 6 की, वो प्लानिंग ऑफ चेंजेस है जो आप इंप्लीमेंट करेंगे। अब प्लानिंग में ये है कि आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे और उसका एक्शन प्लान बनाएंगे कि ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो है वो ये प्लान आ जाएगा एक, कि किस तरह से इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। प्लानिंग एक्शंस में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या प्लान करेगी कि वो एक्शन बनाएगी टू एड्रेस सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स। सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि जिनका, ऐसी चीजें करनी है जिनका इन्वायरमेंट पे अच्छा खासा इफेक्ट हो। छोटी छोटी चीजों को हमने नहीं पकड़ना, बड़ी बड़ी चीजों को पकड़ना है। और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस की, उनको कंप्लाई करने के लिए एक्शन प्लान बनाना है। और एक्शन प्लान बनाना है टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज जो आइडेंटिफाई की हुई हैं आपने सब क्लास 6.1.1 में। यानी कि ये बेसिकली रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आती सब क्लास 4 में से हैं, लेकिन ये है कि 6.1 में उसको दोबारा रिफाइन किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है कि वो किस तरह से इंटीग्रेट करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी इन एक्शंस को इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोसेसेस में, और जो दूसरे बिजनेस प्रोसेसेस हैं उनमें सारे बिजनेस प्रोसेसेस के साथ किस तरह से इंटीग्रेट करेगी और कैसे इंश्योर करेगी कि इफेक्टिवनेस है इन एक्शंस की या नहीं। यानी जिस मकसद के लिए ये एक्शन प्लान बनाया गया और इम्प्लीमेंट किया गया वो मकसद पूरा होगा या नहीं होगा, उसकी इफेक्टिवनेस को जो है वो इंश्योर किया जाता है। जब ये एक्शन प्लान बनाया जा रहा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुख्तलिफ अल्टरनेटिव ऑप्शंस कंसीडर करती है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल या फाइनेंशियल या ऑपरेशनल और बिजनेस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। ऑपरेशनल और बिजनेस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें भी वो कंसीडर करते हैं कि किस तरह से ऑपरेशनली इन्वायरमेंट को बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से हम बेहतर कर सकते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस को यूज करते हुए किस तरह हम जो है वो इन्वायरमेंट में बेटर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब एक्शन प्लानिंग में जो सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं उसमें आता है कि सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स क्या हैं। मसलन वो वाली चीजें या वो वाले एस्पेक्ट्स जिनका कंसीडरेबल मेजरेबल इफेक्ट हो, यानी बड़ी बड़ी चीजें हों, उनको हमने इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट बनाना। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल सिस्टम की, तो वेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर हमारी फैक्ट्री से कंसिडरेबल वेस्ट निकल रहा है तो उस वेस्ट की रिडक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है वो बनाया जा सकता है। इसी तरह वाटर रिसाइकलिंग है, वाटर रिसाइकलिंग का ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। इसी तरह जो केमिकल्स हैं या गैसेस हैं जो बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे निकल रही हैं, उनकी ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। तो ऐसी चीजें जिनका सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो उसको हम इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स में शामिल करें।
दूसरी जो चीज है वो है कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस। कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस में वो चीजें हैं जो रूल्स और रेगुलेशंस हमें कहते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, वो नेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हो या इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, वो जितनी भी चीजें इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से रिलेटेड है उनको कंप्लाई करने के लिए जो एक्शंस लेने हैं उनको भी हमें ऑपरेशनल कंट्रोल का पार्ट बनाना है, या उसके लिए जो सपोर्ट रिक्वायर्ड है उसके लिए वो सपोर्ट एक्वायर करनी है, एक्शन प्लान इसका बनाना है। और तीसरा हमने देखना है रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू अदर इश्यूज। जो दूसरे इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं उनमें कौन से रिस्क हैं उनको मिटिगेट करने के लिए एक्शन प्लान बनाना है, और कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं उन अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने के लिए हमने एक्शन प्लान बनाना है। और वो मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट से होगा, यानी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज का हमने उनको मॉनिटर करना है और उनको मेजर करना है। तो ये सारी चीजें हमने कंसीडर करके किसी को इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव बनाना है, किसी के लिए सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट लेनी है, किसी को ऑपरेशनल कंट्रोल का पार्ट बनाना है, और कुछ को मॉनिटर करना है और मेजर करना है, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर किसी को बनाना है। तो ये इस तरह से हम सारी चीजों को प्लानिंग में अकाउंट फॉर कर लेंगे और हम इस पे एक्शन ले सकेंगे। इसके बाद है इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, जो 6.2 सब क्लास है इसकी प्लानिंग की। उसमें ये है कि आपके इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। मसलन ये होने चाहिए, जो भी आप ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट से रिलेटेड बनाएं वो इनकंसिस्टेंट विद द इन्वायरमेंटल पॉलिसी होना चाहिए, कंट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। जो आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉलिसी है उस पॉलिसी को सपोर्ट करना चाहिए उन ऑब्जेक्टिव्स को। और दूसरी बात यह है कि वो मेजरेबल होने चाहिए और प्रैक्टिकेबल होने चाहिए, यानी उन पे काम भी किया जा सके। ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव्स तो बना लें लेकिन वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है और हम उस पे एज ए ऑर्गेनाइजेशन कर ही कुछ नहीं सकते। तो वो वाले ऑब्जेक्टिव्स हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं रखने, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्कोप में रहते हुए वो ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं जिन पे हम काम करके उनको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, अचीव भी कर सकते हैं। अच्छा, वो मॉनिटर्ड होने चाहिए, यानी वो ऑब्जेक्टिव्स उनको मॉनिटर किया जा रहा हो रेगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, वीकली मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे या एनुअली बेसिस पे उन ऑब्जेक्टिव्स को मॉनिटर किया जाना जरूरी है। उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव्स कम्युनिकेट किए गए हों, यानी बताया गया हो ऑल रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। और इसमें ये होता है कि हम अलाइनमेंट पर्पस के लिए इन ऑब्जेक्टिव्स को मैनेजमेंट टीम का पार्ट भी बनाते हैं और केस्केड भी करते हैं मैनेजमेंट टीम में। तो वो रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं डिफरेंट मेंबर्स तक पहुंच जाते हैं, तो इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं। और जब जब कोई ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए या कोई परफॉर्मेंस मेजर अचीव हो जाए उसकी जगह कोई ऐसा नया मेजर इंट्रोड्यूस करवाना या अपडेट करना, उसको अप्रोप्रिएट बनाना भी जरूरी होता है, जो वक्त के साथ साथ हमें बार बार करना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद सेवंथ क्लास है। सेवंथ क्लास है सपोर्ट की। सपोर्ट की क्लास में बेसिकली काफी सारी चीजें कवर होती हैं, मसलन इस इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉलिसी को अपनाने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे। इन रिसोर्सेज की कंपिटेंस क्या होगी, यानी कंपिटेंस मतलब नॉलेज, उनकी ट्रेनिंग, उनका एक्सपीरियंस, अदर क्वालिटीज और रिकॉग्निशन ऑफ लिमिट्स, ये उनकी कंपिटेंस में आता है। यानी नॉलेज, स्किल और बिहेवियर उनका क्या होगा। और तीसरा आता है कि उनकी लेवल ऑफ अवेयरनेस क्या है रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, और उनकी इम्पोर्टेंस के मैनेजमेंट की नज़र में वो कितने इम्पोर्टेंट हैं उसकी अवेयरनेस जो है
वो 7वीं क्लास में आती है। और इसके अलावा आती है कम्युनिकेशन, कि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए या पॉलिसी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन सारों को दी भी है या नहीं दी हुई, सब लोगों को, या ऑर्गेनाइजेशन में उसकी अवेयरनेस है या नहीं, जनरल अवेयरनेस। और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन भी इसमें आती है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी सॉफ्ट फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। वो ऑडिट वाले इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। तो ये सारी चीजें इस 7वीं क्लास में आती हैं जो सपोर्ट की है। ये सपोर्ट और जो ऑपरेशनल प्लानिंग है 8वीं क्लास, ये बेसिकली दोनों एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की क्लासेस हैं या डिप्लॉयमेंट की क्लासेस हैं, कि हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करने जा रहे होंगे अपने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को। कम्युनिकेशन का इसमें मैंने दो को जरा एक्सप्लेन किया, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। बाकी जो 7.1, 2 और 3 हैं इनको मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सिंपल है। रिसोर्सेज का मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्सेज उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एलोकेट हुए हैं या नहीं, और उनकी राइट कॉम्पिटेंसीज हैं या नहीं है, और तमाम एम्प्लॉयज को अवेयरनेस है या नहीं है। तो ये जनरल या बेसिक चीजें। लेकिन कम्युनिकेशन जो है ये इम्पोर्टेंट है कि उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, कि हम उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे, कब, किसको और कौन करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन फ्लो या किस फॉर्म में होगी। और इसमें अगर कोई चेंजेस आती हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में इंटरनली, तो उन चेंजेस को कैसे अकाउंट फॉर किया जाएगा और उन चेंजेस को कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा बाकी लोगों तक कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी में हमारा ये ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल 1 साल के बाद चेंज हो गया तो नया ऑब्जेक्टिव ये होगा, ये कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा दूसरे लोगों तक। और जो रेलेवेंट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो इंटरनली कैसे कम्युनिकेट होगी और एक्सटर्नली कैसे कम्युनिकेट होगी अदर स्टेक होल्डर्स को या रेलेवेंट अथॉरिटीज को। और ये कम्युनिकेशन की जो क्लास है बेसिकली ये इंश्योर करती है कि जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे कंसिस्टेंट है और रिलायबल इंफॉर्मेशन है, रिलायबल कम्युनिकेशन है। यानी ये कम्युनिकेशन करने से लोगों को समझ आ जाएगी और वो अलाइन होंगे और हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ उनके ऑब्जेक्टिव्स अलाइन होंगे इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो जब आईएसओ के सिस्टम का ऑडिट होता है उसमें ये इंश्योर किया जाता है कि ये वाली जो 12 चीजें हैं ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेड फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हार्ड कॉपी या फाइल होनी चाहिए, वो सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन ये है कि यू मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ऑडिट व्हेन द टीम आस्क्स यू। जब वो आपको कहते हैं आपको ये प्रोड्यूस करके देने पड़ते हैं कि आपका फॉर एग्जांपल स्कोप जो आपने डिटरमिन किया हुआ है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ है या उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास या नहीं है। इसके बाद वो देखेंगे, आपसे मांगेंगे कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी आपकी बनी भी है या नहीं बनी भी। ये इसका अलग डॉक्यूमेंट होगा पॉलिसी का, और वो उसमें स्ट्रेटेजिक गोल्स होंगे और वो सीनियर मैनेजमेंट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबल होगी। उसके बाद ये देखा जाएगा कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स जो हैं उसमें सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स आपने आइडेंटिफाई किए या नहीं। मैंने बताया कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी ऐसी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन पे काम करके आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं, और उन एस्पेक्ट्स का क्या क्राइटेरिया था, आपने ये किस क्राइटेरिया के तहत उनको सिग्निफिकेंट कहा। नहीं, डेफिनेटली वो मेजर होगा कि आपने उसका कितना इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे, इन टर्म्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट्स और इन टर्म्स ऑफ रिसाइकलिंग।
जिसको लेके आप ये डिटरमिन करेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। इसके बाद कंप्लायंस की ऑब्लिगेशंस कौन सी हैं जिनको कंसीडर किया हुआ है, उसकी भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होगी कि वो लिखी भी होनी चाहिए। कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस ये हैं जिनको हम अकाउंट फॉर कर रहे हैं अपनी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की पॉलिसी में। उसके बाद डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव्स कौन सी हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड या वेस्ट रिडक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। जो ईएमएस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन से हैं और वो कैसे किसके हुए हैं, कौन उनका अकाउंटेबल है। और क्या लोग कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है, उसका कोई कॉम्पिटेंस मैट्रिक्स बना हुआ है, कोई एविडेंस है आपके पास जिससे पता चले कि ये लोग कॉम्पिटेंट हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की गई अकॉर्डिंग टू देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। फिर डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कम्युनिकेशन की, कि आप लोगों ने हर लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन में ये कम्युनिकेट किया हुआ है या नहीं कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसकी ये स्ट्रेटेजी है, उसकी ये पॉलिसी है और ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सर्टेन लोगों की जो इसको डिप्लॉय कर रहे हैं। तो इस कम्युनिकेशन के एविडेंस होने चाहिए कि आपने कोई ब्रोशर बनाए, आपने इंटरनल कम्युनिकेशन किया, आपने ईमेल के थ्रू किया है या आपने कोई अवेयरनेस सेशंस करवाए, उसकी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि आपको अपने प्रोसेसेस के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि प्रोसेसेस का आउटपुट जो है वो स्टेबल है और वो वही आउटपुट डिलीवर कर रहा है जिसके लिए आपने वो प्रोसेस डिजाइन किया था। तो उसके अलावा यानी कि कोई वेस्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहा, कोई ऐसा मटेरियल नहीं प्रोड्यूस कर रहा जो रिसाइकल नहीं हो सकता, इस तरह से यानी कि चीजें नहीं होनी चाहिए। इसका भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना जरूरी है। जो आपकी टीम इंटरनल ऑडिट करती है, मॉनिटरिंग करती है, मेजरमेंट करती है और एनालिसिस करती है, उसके भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन जरूरी है कि किस बेसिस पे आपने सर्टेन मेजर्स को एनवायरमेंटल सिस्टम का पार्ट बनाया है और उनको कैसे आपने एनालाइज किया, कैसे प्रायोरिटाइज किया। ऑडिट प्लान, आपका जो इंटरनल ऑडिट है उसका प्लान मौजूद होना चाहिए और उसके अगर प्रीवियसली कोई ऑडिट्स हुए हैं इंटरनल तो उसमें क्या आपकी आइडेंटिफिकेशन या ऑब्जर्वेशंस थी, उसके एक्शन प्लान्स और रिजल्ट्स आपके पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होने चाहिए। मैनेजमेंट रिव्यू की मीटिंग क्वार्टरली बेसिस पे होती है या नहीं होती और उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, उसका भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होना चाहिए कि ये मैनेजमेंट रिव्यू की मीटिंग होती है, उसमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम डिस्कस होता है, एक्शन प्लान्स पे बात होती है और एक्शन प्लान्स को रिव्यू करके अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाती है। इसके बाद इंटरनल ऑडिट या प्रीवियस ऑडिट में अगर कोई नॉन कंफर्मिटीज थी इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लासेस तो वो नॉन कंफर्मिटीज अवॉइड कर ली गई हैं या नहीं, यानी उन पर करेक्टिव एक्शंस ले लिए गए हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई या नहीं हुई, ये भी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो ये 7वीं क्लास की बड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कौन सी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के तौर पे होनी चाहिए जिनको चेक कर सकते हैं ऑडिटर आपके आईएसओ के सिस्टम को ऑडिट करते हैं। आठवीं क्लास जो है वो ऑपरेशनल प्लानिंग की है। ऑपरेशनल प्लानिंग में ये है कि अपने सारे ऑपरेशन की आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि इस ऑपरेशन में इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम हम किस तरह से implement करेंगे। इसमें फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शंस होंगी और ब्रीफिंग होंगी विजिटर्स को इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो भी आप एक्शंस ले रहे हैं या जो भी आपकी पॉलिसी है या ऑब्जेक्टिव्स हैं। और
जो एफ्लुएंट है या जो वेस्ट है उसको कंट्रोल करने से रिलेटेड भी आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी और वो रिटर्न फॉर्म में होंगी ऑपरेशनल प्लानिंग में। आप प्रोसीजर डिफाइन करेंगे कि हैजर्डस वेस्ट को किस तरह से हैंडल करेंगे, आप किस तरह से उसको ट्रीट करके जो है वो डिस्पोज ऑफ करेंगे जो हैजर्डस वेस्ट है। आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स हैं और प्रोसेस है कि इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आप कौन सा मटेरियल परचेज करते हैं, क्या पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं और वो कैसे करते हैं, वो सारा प्रोसीजर आपका डिफाइन होगा ऑपरेशनल प्लानिंग में, ताकि वहीं पे प्लान हो जाए कि आपने कैसे वेस्ट रिड्यूस करना है, कैसे आपने मटेरियल को रिसाइकलेबल बनाना है और कैसे आपने वेस्ट को कम करने के लिए एक्शंस लेने हैं। इसके अलावा आपने एनर्जी का ख्याल रखना है कि किस तरह से आप एनर्जी सेव करेंगे अपने प्रोसेसेस में, जिससे इन्वायरमेंट में बेहतरी आएगी। और ये सारे प्रोसीजर्स हैं प्रोडक्शन के जो इक्विपमेंट्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टेबल बनाने के लिए ऑपरेशनल प्लानिंग की ये सारी चीजें। और जब ये ऑपरेशनल प्लानिंग हो रही होगी इसमें आप कंसीडर करेंगे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं और उनको हम कैसे इन प्रोसेसेस के साथ इंटीग्रेट करके अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली परफॉर्मेंस मेजर्स हैं वो प्रोसेस का आउटपुट होती है, प्रोसेस के स्टेप्स की इंफॉर्मेशन होती है जो डेटा बनता है बाद में, और उस डेटा में परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं और उनको इम्प्रूव करना होता है। अब काफी सारी चीजों में ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, और जो मशीनरी और इक्विपमेंट है और उनका जो स्पेयर पार्ट्स हैं, और इवन जो मेंटेनेंस के प्रोसीजर्स हैं उनको भी कैरी आउट करने के लिए आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को एक कंट्रोल इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि वो जो चीजें आउटसोर्स कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन के अपने कंट्रोल में। इसके अलावा ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव है, अभी हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया, लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखा हुआ है जब इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्ट्रेटेजिक गोल्स बने, तो उनको इवेलुएट भी किया गया कि डिफरेंट स्टेजेस पे क्या इन्वायरमेंटल रिजल्ट्स हो सकते हैं और उन स्टेजेस पे हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम कि वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें इनकॉर्पोरेट हों उन ऑब्जेक्टिव्स में लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव से। कंट्रोल्स इस्टेब्लिश करने और इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करना। बस 9 है, उसके बाद वो मुझे इमरजेंसी हो गई है, मुझे जरा ना करना पड़ेगा। आप ये सिस्टम ले जाएं। आप देखो मैं जरा एक मिनट। इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स को हमने कंसीडर करना है कि कौन सी होंगी और उनको कैसे फुलफिल करेंगे, और कम्युनिकेट करना है रेलेवेंट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स टू द एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। जो हमारे सप्लायर्स हैं उनको भी हमने एजुकेट करना है और कम्युनिकेट करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट के लिहाज से इन चीज़ों का ख्याल रख रही है, तो आपको भी ये ख्याल रखना पड़ेगा। और इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट है इससे रिलेटेड वो हमें सप्लायर को और अपने एंड कंज्यूमर्स तक वो डिलीवर करनी है। हमने इंश्योर करना है कि वो इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहे हैं प्रॉपर। ये सारी चीजें ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल में आती हैं। 8.2 की जो क्लास है वो है कि अगर कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड इमरजेंसी आती है तो उसको कैसे, क्या ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए प्रिपेयर्ड है टू रिस्पॉन्ड टू दोज रिक्वायरमेंट्स।
इसमें आता है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स में, मसलन अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई फायर का इशू आता है या कोई एक्सप्लोजन हो जाती है केमिकल्स की, या हैजर्डस केमिकल्स की स्पिलेज हो जाती है, या गैसेस जो है वो लीक करती हैं, अगर कोई कंस्ट्रक्शन फेलियर आ जाता है, या फ्लड्स या अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन इन इस तरह की इमरजेंसीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रिपेयर्ड है या नहीं है। इसकी जो प्लानिंग है वो क्लास 8 की ऑपरेशनल प्लानिंग में आती है। गैस लीकेजेस वगैरह भी इसी में आती हैं। एमिशंस और वाटर की जो है अनकंट्रोल्ड एमिशंस अगर एयर में है तो पावर फेलियर हो जाए तो फिर क्या होगा, टेररिस्ट का थ्रेट है। इन सारी चीजों से रिलेटेड जो प्लानिंग है और प्रिपेयर्डनेस है और उसका रिस्पॉन्सिवनेस है ऑर्गेनाइजेशन की, वो प्लानिंग में इंश्योर की जाती है। यानी कि इन सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है और प्लानिंग की जाती है कि इनको हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे अगर ये सिचुएशन आ जाती है कभी ऑर्गेनाइजेशन में। तो नाइन्थ क्लास जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन किया है उसमें 3 सब क्लासेस हैं। एक मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन की है, एक इंटरनल ऑडिट किया है और एक मैनेजमेंट रिव्यू किया है। इनको हम वैसे डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेवल में भी। और मॉनिटरिंग, मेजरमेंट और एनालिसिस से मुतालिक जो चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें यह है कि ऑर्गेनाइजेशन डिटरमिन करेगी कि कौन से हमने परफॉर्मेंस मेजर्स जो है उनको सिलेक्ट करना है और उसका मेथड क्या होगा, और कौन से इंडिकेटर्स हम यूज करेंगे, इवेल्युएशन क्राइटेरिया क्या होगा, एनवायरनमेंट में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या नेगेटिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं हम। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम परफॉर्मेंस मेजर्स बनाएंगे और उन परफॉर्मेंस मेजर्स के रिजल्ट्स को इवेलुएट किया जाएगा रेगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, मंथली, क्वार्टरली और एनुअली। और टारगेट सेट किए जाएंगे कि ये परफॉर्मेंस मेजर जो है वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। और कुछ वक्त के बाद अगर कोई इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस मेजर अचीव हो जाता है और उससे आगे उसमें इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं है, तो फिर हम कोई और परफॉर्मेंस मेजर से उसको रिप्लेस कर देते हैं ताकि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट जो है वो इंश्योर हो और वो साइकिल चलता रहे इम्प्रूवमेंट का। जब भी परफॉर्मेंस मेजर या ऑब्जेक्टिव चेंज होता है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं सारे रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को के इंटरनल ऑडिट का हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, क्लासेस क्या होती हैं, कैसे इंटरनल ऑडिट होता है। ये ऑडिट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लायंस को इंश्योर करता है कि जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही या नहीं हो रही, ये ऑर्गेनाइजेशन कर या नहीं कर रही। और वो मेजर करता है कि कंपनी में जो सिस्टम्स हैं वो इंटीग्रेटेड हैं या नहीं है इन टर्म्स ऑफ जो क्लासेस हैं सारे स्टैंडर्ड्स के वो आपस में इंटीग्रेटेड हैं और वो रिजल्ट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे जो डिजायर्ड आउटकम्स हैं स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन पे। इसके बाद ऑडिट की हैंडलिंग है कि अगर आप ऑडिट करवा रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट हो रहा है, तो अ, हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है ऑडिट करते हुए। पैनिक क्रिएट नहीं करना, फायर फाइटिंग नहीं करनी, इश्यूज क्रिएट नहीं करने, इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करनी, क्लैरिफिकेशन हमेशा रखनी है चीज़ों में और पूछ लेना है ऑडिटर से कि उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए। और अगर कोई ऑब्वियस नॉन कंफर्मिटीज हैं आपके सिस्टम में तो उनको एक्सेप्ट कर लेना है, एडमिट कर लेना है और उस पर इम्प्रूवमेंट एक्शन प्लान देना है। हर सिस्टम इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होनी है तो उसमें ज्यादा काम का आर्ग्यूमेंट ऑडिटर्स के साथ नहीं करना।
और अगर आपके पास इम्प्लीमेंटेशन के एविडेंसेस हैं तो आप उनको एक्सप्लेन करें और वो एविडेंस प्रोवाइड करें, और जो पॉइंट्स या नॉन कंफर्मिटीज ऑब्जर्व हुई हैं उन ऑब्जर्वेशंस को आप उस टाइम निकलवा सकते हैं ड्यूरिंग दी डिस्कशन मीटिंग जो ऑडिट के एंड पे होती है। और आपने जो ऑडिटर पॉइंट ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करें उनको नोट करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है और उसके अगेंस्ट एक्शन प्लान बनाना होता है। और जब भी नेसेसरी हो इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो आपने ऑडिटर को दिखानी होती है उस कर रहे हैं, और जो आपने इंटरनली ऑडिट किया है उनकी फाइंडिंग्स कंसिस्टेंट है या नहीं है एक दूसरे के साथ। तीन किस्म की जो फाइंडिंग्स हैं ऑडिट की वो होती हैं, मेजर नॉन कंफर्मिटी होती है, माइनर नॉन कंफर्मिटी होती है, ऑब्जर्वेशन होती है। ये तीन किस्म की होती हैं। अगर मेजर नॉन कंफर्मिटी आती है आपकी ऑडिट में, एक भी आती है, तो आपका जो लाइसेंस या सर्टिफिकेशन है वो कैंसल हो जाती है। अगर माइनर नॉन कंफर्मिटी आती है, ऑब्जर्वेशन आती है तो एक्शन प्लान बनता है और सर्टेन पीरियड में उस एक्शन प्लान पे एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करके आपने रिपोर्ट करनी होती है। अगर माइनर नॉन कंफर्मिटी आती है तो उस माइनर नॉन कंफर्मिटी को आपने रिमूव करना होता है। माइनर नॉन कंफर्मिटी बेसिकली आपके सिस्टम में लैप्स होता है टू मीट the requirements, ability to meet requirement of the standard or your internal system while overall process remains intact। तो ये माइनर नॉन कंफर्मिटी अगर आती है तो आपने उसको सिस्टम को इस काबिल बनाना होता है कि वो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को मीट करें। मेजर नॉन कंफर्मिटी क्या होती है? नॉन कंफर्मिटी रिलेट्स टू द एब्सेंस और टोटल ब्रेक डाउन ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी अगर कोई स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है और वो आपने उसको टोटली इग्नोर किया हुआ है, से कुछ उससे रिलेटेड इम्प्लीमेंट नहीं है, तो वो मेजर नॉन कंफर्मिटी होगी। जब तक ये नॉन कंफर्मिटी क्लोज नहीं होगी तब तक आप जो है वो रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेशन हासिल नहीं कर सकते या रिन्यू नहीं करवा सकते। तीसरी जो सब क्लास है वो है मैनेजमेंट रिव्यू और इसकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। मैनेजमेंट रिव्यू में क्या कंसीडर किया जाता है कि उसमें सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के, और रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस किया जाए, मेजरमेंट के रिजल्ट्स देखे जाएं और उस पर एक्शन प्लान बने, और रिसोर्सेज की एडिक्वेसी को इंश्योर किया जाए कि रिसोर्सेज जो है वो जो भी चाहिए इस सिस्टम के लिए वो पूरे अवेलेबल हैं। मैनेजमेंट रिव्यू की जो मीटिंग है उसका जो आउटपुट होना चाहिए वो सूटेबिलिटी और एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की सूरत में होना चाहिए, और डिसीजंस होने चाहिए और एक्शन प्लान्स होने चाहिए कि क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है फर्दर, और कोई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशंस की तो उनको अलाइन करना चाहिए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। इसके बाद कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है कि जो नॉन कंफर्मिटीज आती हैं उनका एक्शन प्लान बनाना है और उस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, और फर्दर स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना है और इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स लेने, और अपॉर्चुनिटीज जो है इम्प्रूवमेंट की उनको कंटिन्यूसली फाइंड आउट करने और उन पर काम करके उनको इम्प्रूव करना है। इसमें दो किस्म के प्रिवेंटिव और रिएक्टिव या करेक्टिव एक्शंस होते हैं। जब कोई इंसिडेंट अगर हो जाता है या नॉन कंफर्मिटी ऑब्जर्वेशन आ जाती है उस पर जो एक्शन लेते हैं वो करेक्टिव होता है। उसको कोई नॉन कंफर्मिटी आने से पहले ही अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो वो प्रिवेंटिव होता है। तो ये नॉन कंफर्मिटीज जितने भी हो ऑब्जर्वेशन हो उन पे एक्शन लेके या रिएक्ट करके उनको या रिव्यू करके हमने अकाउंट फॉर करना होता है कि वो दोबारा ना ऑब्जर्वेशन या नॉन कंफर्मिटी आए, और ये भी देखना होता है कि वो रीअकर हो रही है या किसी और जगह पे वो दोबारा ऑब्जर्व हो रही है नॉन कंफर्मिटी। कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना है और सूटेबिलिटी देखनी है, एडिक्वेसी देखनी है और इफेक्टिवनेस देखनी है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की, डिजायर्ड आउटकम जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो उससे उसकी परफॉर्मेंस जो है इन्वायरमेंट की वो इन्हांस हो रही हो, इसको इंश्योर करना है हमें।
लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव पे गौर करना है, बिजनेस इंटीग्रेशन को देखना है, और परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है। इस तरीके से सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सिस्टम की, फिर इंटरनल ऑडिट करते हैं, उसके रिजल्ट्स को रिव्यू करते हैं, और जब हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेडी है फॉर दी असेसमेंट या सर्टिफिकेशन, फिर हम सर्टिफिकेशन बॉडी को सिलेक्ट करते हैं, उससे स्टेज 1 ऑडिट करवाते हैं, और स्टेज 1 ऑडिट की जो ऑब्जर्वेशन होती हैं या नॉन कंफर्मिटीज होती हैं उनको रिमूव करने के बाद स्टेज 2 ऑडिट होता है। और जो सेकंड स्टेज का ऑडिट होता है इसमें कंफर्मेशन और रजिस्ट्रेशन हो जाती है आईएसओ के साथ कि ये सर्टिफाइड है ऑर्गेनाइजेशन। और फिर उसमें हर साल एक ऑडिट होता है फॉलो अप, और 3 इयर्स के बाद वो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो रिन्यू करवाना पड़ता है। और हर ऑडिट में आपको इंश्योर करना पड़ता है कि यू आर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड, और वो सारी चीज़ें आपने उसी स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट की गई हैं, और उसमें रिजल्ट्स में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आ रही है। ये किसी स्पेसिफिक रिसोर्स का या मैनेजर का काम नहीं होता मैनेज सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें। Everybody in and outside the organization is responsible for the outcome implementation standards की, और हर जो है रोल प्ले कर सकता है अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी और अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी। हर बंदे को रोल प्ले करना चाहिए।